जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अल्फ़ाबेट क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। तो आज दोस्तों आप लोगों का राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि 8 क्लास का एग्ज़ाम होता है। तो जैसा कि आप लोग देख लिए कि हाँ, चैनल पे रीजनिंग का वीडियो चढ़ गया है। तो अब हम आप लोगों को सेट का पूरा वीडियो चढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आप लोग परीक्षा में कितने क्वेश्चन बनाए हैं और कितना तक सेफ स्कोर रहेगा। मैं आप लोग को इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कितना तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और कितना बनाया है तो आपका सही सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आप लोगों का। तो ये जो परीक्षा है आप लोगों का 1.5 घंटा का होता है, यानी कि सेट का 1.5 घंटा का होता है और मैथ का 1.5 घंटा का होता है। ठीक है ना। तो इसमें कुल 90 क्वेश्चन है, जिसमें से 35 जो है साइंस का क्वेश्चन है और 35 सोशल साइंस का क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन जो है मैथ का है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिक्स का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा दो बलों का अंतर। चलिए तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि किसी पिंड पर कोई जब बल कार्य कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ परिवर्तन हो सकता है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा है तो उसमें दिशा में परिवर्तन भी होता है, आकार में भी परिवर्तन हो सकता है और गति में भी परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो चलिए इसके अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्नेहक के पदार्थ हैं जो, स्नेहक का मतलब आप लोग उसको लुब्रिकेंट भी मान सकते हैं, जैसे मोबिल हो गया, ग्रीस हो गया या तेल भी मान सकते हैं। ठीक है ना। तो उसको हम लोग स्नेहक पदार्थ बोलते हैं। यानी कि कह रहा है कि स्नेहक के पदार्थ हैं जो, तो क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है घर्षण बढ़ाएंगे, घर्षण कम करेंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बल बढ़ाएंगे। चौथा नंबर कह रहा है बल कम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्नेहक का बल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण कम करेंगे। तो चलिए फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R किसके द्वारा संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग परावर्तन का नियम पढ़े होंगे। परावर्तन का 2 नियम होता है। कि परावर्तन का 2 नियम में एक नियम ये भी कहता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण यहाँ पे दिया है कोण I और परावर्तन कोण दिया है कोण R। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण I बराबर कोण R हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उसके पास, देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये हमेशा पूछते रहता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बड़ी संख्या में संकलाय और कुछ शंकु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। एक लोलक 5 सेकेंड में 20 बार दोलन करते हैं, तो इसका समय अवधि क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का दोस्तों होगा 4 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है। तो दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह जो है आज के समय में शनि के पास है, सबसे अधिक शनि के पास उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दे करके भटकाया गया है, यहाँ पे प्रकाश डाल करके कन्फ्यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का इकाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है। यानी कुचालक का मतलब होता है कि जो विद्युत का उस पर प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है ना। तो देखिएगा 1 नंबर ऑप्शन कह रहा है आसुत जल, 2 नंबर कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट, 3 नंबर कह रहा है कॉपर सल्फेट, 4 नंबर कह रहा है कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसुत जल, यानी किसी को बोलते हैं डिस्टिल वाटर। ठीक है ना, बहुत शुद्ध जल होता है ये। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि एलईडी में छोटा पैर हमेशा जुड़ा रहता है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ऋणात्मक टर्मिनल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेरोलिन एक लोकप्रिय डैश है। ठीक है ना। तो टेरोलिन क्या है दोस्तों, तो हम देखेंगे टेरोलिन जो है एक हमारा पोलिस्टर है। ठीक है ना, टेरोलिन क्या है हमारा एक पोलिस्टर है। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में रेयन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो देखिए दोस्तों, भारत में पहला रेयन का कारखाना जो है सबसे पहले सूरत में लगाया गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूरत कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है सूरत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वह न्यूनतम तापमान
जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उस पदार्थ को डैश कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस न्यूनतम ताप पे कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस ताप को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 ज्वलन ताप। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको आग उत्पन्न करना है तो ईंधन की भी आवश्यकता होती है, उसके बाद में वायु की भी आवश्यकता होती है और ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका कोक का उपयोग नहीं होता है, तो कोयला गैस का भी उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिटुमेन का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। कह रहा है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला में परिवर्तन को डैश कहा जाता है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कार्बनीकरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं यानी कि उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उपधातु बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा दोस्तों सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है और आर्सेनिक भी है, यानी कि तीनों जो है हमारा उपधातु के भांति व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें से क्या अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, यानी कि वो कौन ऐसा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो देखिए दोस्तों, एक दो अपवाद में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो एक ऐसा जो है पदार्थ है जो कि क्या है, हमारा अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा हीरा जो होता है हमारा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट जो है हमारा विद्युत का सुचालक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगला देखिएगा, अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा अधातु का जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय व्यवहार करते हैं, और दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय व्यवहार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, कि किसी बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वहाँ पे रासायनिक और चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। आगे को अगला क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर में कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस डैश को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस जो है हमारा 16 दिसंबर को, तो देखिए दोस्तों प्रतिवर्ष ओजोन दिवस जो है आप लोगों को 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओजोन जो है हमारे पृथ्वी को सुरक्षा कवच इसको भी बोलते हैं ओजोन को। ठीक है ना, तो ओजोन संरक्षण को लेकर के हम इसको 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है चीता के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में लैंगिक प्रजनन में माता या पिता के कितने गुण सूत्र युग्मनज में शामिल होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23, यानी कि 23 जुड़े होते हैं, यानी कि 23 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, लड़कों के मूंछ और दाढ़ी निकलने के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 नंबर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका होगा पहला 1 नंबर ऑप्शन गर्भाशय में। ठीक है, अगला देखिएगा, एक जटिल जीव बनने का सही संयोजन क्रम है। तो देखिए दोस्तों 27 नंबर का जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पहला कोशिका, कोशिका के साथ उत्तक, उत्तक के साथ अंग, अंग के साथ अंग तंत्र। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, वनस्पति वन्य जंतु और जनजातियों के पारस्परिक जीवन के बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र। ठीक है ना, तो 29 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। देखिए दोस्तों 30 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण जो है वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का
होना, यही ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। खेत से खरपतवार हटाने को कहते हैं, यानी कि खेत से जो है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो खेत से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला देखिएगा, वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्षा ऋतु में जो फसल उपजाई जाती है उसको हम कहते हैं खरीफ फसल, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए अगला देखिएगा, गेहूं में रस्ट रोग होने का कारण है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गेहूं में रस्ट रोग होने का कारण जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा कवक के कारण जो होता है रस्ट रोग होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है, यानी कि जीवों को मतलब जीवित रहने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज़ का जरूरी होता है, तो प्रजनन का जरूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए एस्ट्रोजन है। चलिए दोस्तों अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एस्ट्रोजन क्या है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो है हमारा स्त्री हार्मोन है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो है हमारा स्त्री हार्मोन है। चलिए दोस्तों अब आगे जो है हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का देखते हैं। ठीक है ना, इतिहास देखते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुर्तगाल नाविक वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि वास्को डिगामा जो है पुर्तगाली नाविक था, जो कि 1498 ईस्वी में सबसे पहले भारत में आया था, जो कि केरल के कालीकट तट पे पहुंचा था। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक है। तो देखिए रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक जो है, इसका सही आंसर हमारा 1 होगा टॉमस मुनरो। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 38 नंबर कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता जो था आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिंधु कान्हू। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था। तो देखिए दोस्तों, जूट उद्योग का प्रधान केंद्र जो है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पे जूट का ज़्यादा उत्पादन होगा वहीं पे जूट का ज़्यादा केंद्र बनेगा, यानी कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो होता है भारत में पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए जूट उद्योग का प्रधान केंद्र जो है बंगाल में होगा। चलिए ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में नहीं हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन भी नहीं हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी नहीं हुआ था, तो हमारा असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर, डांडी किस राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि डांडी मार्च भी हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, तो डांडी जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 42 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कंपटीशन में पूछा रहता है। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। चलिए अगला देखिएगा, काला कानून किसे कहा गया। देखिए जब हमारे देश पे ब्रिटिश हुकूमत का आधिपत्य था, यानी कि वो लोग शासन करते थे, तो उस समय एक रोलेक्ट एक्ट आया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 44 नंबर, कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पीछे भी देख चुके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पे पूछ दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1942 में हुआ था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश में संविधान लागू हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो आप लोग को दोस्तों पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह जो था नील की खेती के लिए हुआ था, जिसमें गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाए थे। तो देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1905 में महात्मा गांधी अभी दक्षिण अफ्रीका से आए नहीं थे, और 1912 भी नहीं होगा, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे। तो इसका राइट आंसर जो है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, इसका राइट आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा 1917 हो जाएगा, 1917 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, कह रहा है कि जिस कृषि में
किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। उसे कहते हैं वाणिज्य कृषि कहते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका जनसंख्या परिवर्तन का कारक है, क्योंकि जन्म दर आपको पता होना चाहिए कि जब जन्म होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगा। अगला कह रहा है मृत्यु दर, तो मृत्यु दर यानी कि मृत्यु होगा तो जनसंख्या में कमी होगा। फिर 3 नंबर कह रहा है प्रवास, यानी कि मान के चलिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाइएगा तो उसमें भी जनसंख्या का परिवर्तन होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें जनसंख्या से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी कि नवीकरणीय यानी कि जिसको हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं यूज करके, यानी कि तो सौर ऊर्जा जो है हमारा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा जो है हमारा नवीकरणीय है, बायोगैस भी हमारा नवीकरणीय है, लेकिन कोयला जो है हमारा नवीकरणीय नहीं है। कोयला हमारा और नवीकरणीय संसाधन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो देखेंगे 1 नंबर आपका कह रहा है कि कैंसर उपचार की औषधियाँ, 2 नंबर कह रहा है कि झरने का जल, तो झरने का जल जो है आपका मानव निर्मित नहीं होगा। फिर उष्णकटिबंधीय वन, ये भी मानव निर्मित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये मानव निर्मित होगा। चलिए अगला देखिएगा, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो समझिएगा, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीय क्षेत्र होता है और एक तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि कृषि क्षेत्र में आपका कृषि भी आ जाएगा, खनन भी आ जाएगा, पशुपालन भी कृषि के संबंधित है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 होगा, यानी कि बैंक होगा। चलिए अगला देखिएगा, टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? तो देखिए दोस्तों, जैविक सामग्री से भी होगा, गोबर से भी होगा, और रसोई अवशिष्ट, यानी कि रसोई अवशिष्ट का मतलब हो गया कोई सब्जी उब्जी का जो कि छिलका हो गया, वो सब जो है रसोई अवशिष्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धात्विक खनिज पाई जाती है, यानी कि धात्विक खनिज जो है कौन से चट्टान में पाई जाती है? तो धात्विक खनिज जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में। चलिए आगे अगला देखिए क्वेश्चन, विश्व में लौह अयस्क में सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, चीन होगा। अगला देखिएगा, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। कोई कहते हैं कोयला होगा, कोई कहते हैं पेट्रोलियम होगा। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे अगर कोयला केवल दिया है तो वहाँ पे कोयला सही होगा, लेकिन अगर कोयला और पेट्रोलियम दोनों दिए हैं तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर जो है आपका पेट्रोलियम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून है? यानी कि सर्वोच्च कानून क्या होता है? तो देश का हमारा संविधान से बढ़ करके कुछ भी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर। भारतीय संविधान में किस भाग को मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगला कह रहा है कि संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हम लोग संसद में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप सरकार के नीतियों का आलोचना भी कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं, लेकिन संगठन नहीं बना सकते हैं दोस्तों। आप वहाँ पे संगठन नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए दोस्तों, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो देखिए भारतीय संसद के मात्र 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका हमारा संसद का अंग नहीं है। चलिए देखिएगा फिर 64 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 जो है, भारत में विधिक सेवा पदाधिकार प्रभावी है। यानी कि जो है 65 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ए 1995। यानी कि 1997 से जो है विधिक सेवा प्रभावी लाया गया था, लेकिन प्रभावी रूप से जो है 1995 के बाद से लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? तो देखिए दोस्तों,
इसमें जो है लाभ का समान वितरण, सदस्यों का समान अधिकार सही है, रोजगार में वृद्धि है, लेकिन जातिवाद का महत्व जो है ये जो हमारा सही नहीं है, यानी कि इसका विशेषता वो नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है सहकारिता एक संगठन है, तो सहकारिता जो है एक ऐच्छिक संगठन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला कह रहा है कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं निम्न में से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे WHO जो भी है भी काम कर रहा है, FAO भी कर रहा है और यूनिसेफ भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69, किसी सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों निम्न सदन जो है हमारा लोकसभा को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को साइंस और आप लोगों को जीके क्वेश्चन करा दिया गया है और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैथ का जो है सॉल्यूशन फुल कराया जाएगा, यानी कि उसको बाय प्रोसेस कराया जाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन कुल सही है, यानी कि टोटल क्वेश्चन आप लोगों को कितना सही हो रहा है, जिससे हम लोग आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों का बताए थे शुरू में कि आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि आप लोगों का सेफ स्कोर कितना है। तो अगर आप लोग 40 प्लस स्कोर आपका आ रहा है, यानी कि ये केवल 90 में 40 प्लस आप लोग स्कोर कर दिए हैं, तो आप जो है आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, उसका मैं 100% गारंटी लेता हूँ। रीजनिंग का अलग और इसका अलग दोनों का कट ऑफ बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस हमारे अल्फ़ाबेट क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए जय हिंद।